चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी में। खैर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज, आप लोग पढ़ाई कितनी करते हो डेली बेसिस पे? देखो मेरे हिसाब से कम अगर आप वर्किंग हो तो आप 3 से 4 घंटे से कम तो टाइम मत दो, ठीक है। और अगर आप केवल फुल फ्लेजेडली प्रिपरेशन कर रहे हो आरएएस की, तो उस केस में आपको टाइम मिनिमम देना चाहिए कम से कम 7 घंटे, 6 से 7 घंटे का टाइम आप दो, ठीक है। उसमें एक तो हो जाता है, देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट्स तो आपके चल ही रहे हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, जिसमें एक तो पोर्शन हमारा राजस्थान का कवर्ड है, तो वो सब्जेक्ट्स तो आप डेफिनेटली कवर कर लो, क्योंकि टाइम के साथ में फिर उनकी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगी। तो वीडियोस तो देख करके कम से कम अपने बेसिक्स तो क्लियर कर लो, ठीक है। और आप अभी फिलहाल जो प्राइम आपका फोकस रखो, बोलने को तो सब लोग ये बोलते हैं कि मेंस पहले फिर बाद में, मेंस और प्रीलिम्स साथ में लेना है उस तरीके से, पर मेरा ही मानना है कि अभी प्रीलिम्स जो आए ना, उससे पहले पहले हमारा प्रीलिम्स का तो सिलेबस एक बार कवर हो जाए, फिर जैसे प्रीलिम्स का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसको तो आपका तो काम रह जाएगा केवल रिवाइज करना, और मेंस की जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम बाद में, जो प्रीलिम्स का एक बार जो सेगमेंट है वो कवर होते ही फिर मेंस वाला जो पूरा है उसको और कवर कर लेंगे। तो आप एक बार ज्यादा एक्सक्लूसिव जो फोकस है वो आप प्रीलिम्स पे रखो, कि कैसे भी करके प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएं, जिनमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो तो देखो यहाँ पर मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1 या 2 टॉपिक्स और हैं जो हम कवर कर लेंगे, तो उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी थॉरली कवर हो गई, जिसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों हो गया, तो वो तो आप कवर कर ही लो। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया है ये, कि आपको ये कंप्लीट कर लेना है। इससे क्या है कि आपके प्रिपरेशन में कोई हर्डल ना आए और साथ साथ में कवरिंग भी होती रहे, ठीक है ना। तो एक तो हो गया ज्योग्राफी, एक हो गया इकोनॉमी, ये 2 सब्जेक्ट्स तो चल ही रहे हैं। बाकी इसके अलावा आप राजस्थान वाला जो पोर्शन है ना, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहां पर पॉलिटी भी कवर की हुई है, आर्ट एंड कल्चर भी कवर किया हुआ है, ये सारा आप कवर करते चले जाओ, ठीक है ना। आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लगे कि नोट मेकिंग आपको खुद से करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आप कम से कम डेली के 2 से 3 सब्जेक्ट्स को टाइम दोगे, 2 सब्जेक्ट्स तो मिनिमम, बाकी अगर देना चाहो तो 3 सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट को आप आराम से 2-2.25 घंटे का टाइम दे दो आराम से, ठीक है। और बाकी रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का पोर्शन आपको, राजस्थान का करंट अफेयर तो मैं आपको वैसे दे दूंगा, और बाकी रही बात इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स की, उसमें अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो मैं मूमल मैगजीन आती है एक, वो रिकमेंड करूंगा, सबसे बेस्ट मैगजीन है, बिल्कुल शॉर्ट में वो कंटेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। 2 महीने से एक बार मैगजीन आती है। और राजस्थान का तो देखो मैं उसमें से फिर भी आपके लिए जो कंटेंट है वो इंग्लिश में अवेलेबल करा देता हूं, ठीक है ना। बाकी रही बात नेशनल और इंटरनेशनल की, तो वो आपको थोड़ा हिंदी में अगर डील करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये मैगजीन बहुत अच्छी आती है, हर 2 महीने से आती है, इसी का मैं राजस्थान का ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। तो राजस्थान वाले की तो टेंशन लेनी नहीं है, वो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, ठीक है। बात आ जाती है फिर दूसरे करंट अफेयर्स की, नेशनल और इंटरनेशनल, उसके लिए फिर आपको ये मैगजीन है 10-15-20 रुपए के लगभग आती है, तो ये मैगजीन परचेज कर लेनी है, ठीक है। और जिसके पास में ये मैगजीन अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ कन्वर्ट करके और वो अवेलेबल करा दूंगा। तो ऐसे स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों आपके पैरेलली चलते रहने चाहिए, फिर क्या है कोई इशू नहीं आएगा, फिर आराम से आपके सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। हमारा मेन है कि 1-1.5 या 2 महीने में प्रीलिम्स कवर हो जाए ना, तो आप एक बार तो हेडेक फ्री हो जाओ, प्री कभी ले लो, हम रेडी हैं। फिर साथ साथ में मेंस का तो चलता ही रहेगा, है ना। तो वो थोड़ा सा आपने को थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि अभी मेंस का एग्जाम हो गया है 2021 का, तो इसके हिसाब से हमें थोड़ा सोचना होगा कि भाई ये जो 2022 का एग्जाम है वो कभी भी डिक्लेयर हो जाए, तो हम उसमें थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट पे विश्वास करने की बजाय खुद पे विश्वास करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही है कि हमारा ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन जो चल रहा था, उसमें हम देख रहे थे कि एग्रीकल्चर से संबंधित हमारा टॉपिक था, और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में एक पार्ट हमारा कवर हो गया, और आज जो है वो सेकंड पार्ट है, जिसमें जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा उसमें सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज आप बात करोगे अभी एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। इसका मतलब हो गया, वर्ड से आप समझो, एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा एरिया आप कवर करोगे। कॉमर्शियल का मतलब आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए ये काम करने वाले हो, और मेन फोकस आपका है ग्रेन्स। इसका मतलब आप ध्यान दोगे अनाज पे, सीरियल्स पे, या फिर जो भी दाने जो आते हैं
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बाद में उनके कल्टीवेशन की आप बात करोगे। तो बेसिकली इस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो कहां पर होती हैं? ज्यादातर जो मिड लैटिट्यूड्स हैं, मिड लैटिट्यूड कौन से थे? 30 to 60 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड। और ये वो एरिया है जहां पर आपको मैंने कल बताया था कि जहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी हैं। तो उन एरियाज में ये प्रेवलेंट होता है। और ज्यादातर कैसा एरिया होता है? वो सेमी एरिड लैंड्स, जमीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जहां पर ये घासें मिलती हैं, टेम्परेट ग्रासेस मिलती है। और वहां पर सेमी एरिड का मतलब रेनफॉल है बट वो एडिक्वेट, इतना ज्यादा भी नहीं है कि जिसको हम एक्सेस रेनफॉल बोल सकें। ठीक है, इसका मतलब आप मान के चलो अराउंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रहता है एन्युअली अगर हम देखें तो। ठीक है, तो इस तरीके की हमें क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी। और टेम्परेट रीजन मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें अगर हम नजर डालें तो मेन फोकस तो रहता है वीट पे, गेहूं पे। आज यूक्रेन, आप अगर न्यूज फॉलो कर रहे हो तो हम डेली क्या बात करते हैं? एक ही चीज पे ध्यान देते हैं कि भाई यूक्रेन और रशिया से जो वीट एक्सपोर्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं रुक गया, और उसी एक्सपोर्ट मार्केट को इंडिया है वो यूटिलाइज कर सकता है। ऐसे में इंडिया का एक्सपोर्ट आज की न्यूज क्या आपने देखी हो तो $400 बिलियन का गुड्स एक्सपोर्ट इंडिया ने अचीव कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, जो कि 31 मार्च को खत्म होगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये वीट का ही एक्सपोर्ट तो मेन था। क्योंकि अगर आप एक बार मैप को देखोगे ना तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि वाकई में वीट का इतना ज्यादा रोल कैसे है यूक्रेन में। वो मैं आपको बताता हूं। देखो, आप यहां पर आप देख सकते हो कि ये देखो, ये एरिया है यूक्रेन वाला, और यहां पर आप देख सकते हो हाईलाइटेड एरिया है कि नहीं, और ये एरिया है स्टेपीज। यहां पर गेहूं की खेती बहुत शानदार होती है। और इसमें आप देख सकते हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें एक तो रशिया खुद आ गया, बाकी इधर देख सकते हो अर्मेनिया भी है, अजरबैजान भी है, यूक्रेन खुद आ गया। ये वो कंट्रीज है। इधर आप देख सकते हो जो स्थान्स हैं उनके नाम, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जहां पर ये स्टेपी एरियाज मिलते हैं वहां पर ये गेहूं की खेती अच्छी होती है। तो वीट का प्रोडक्शन मेन यहां पर फोकस में रहता है। ऐसे में अगर हम ध्यान दें यहां पे तो आप देखोगे कि केवल गेहूं ही नहीं, गेहूं के अलावा और भी दूसरे क्रॉप्स हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे कॉर्न हो गया, मतलब मक्का, बार्ले मतलब जो, ओट्स भी आ गए, राई भी आ गई, इनकी भी प्रोडक्शन की जाती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन से ध्यान रखनी है अपने को, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। खेत बहुत बड़े होते हैं। आपने कभी अमेरिका में खेती होते हुए देखी है गेहूं की? ये बड़े बड़े खेत, वहां पर हेलीकॉप्टर से तो फर्टिलाइजर्स स्कैटरिंग होती है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। मशीन के बिना काम ही नहीं हो सकता। और मशीन भी चाहे फिर वो नॉर्मल जो हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो हो, या फिर उससे हार्वेस्टेड प्लांट की कटाई होगी सूखने के बाद में, फिर उसमें से ग्रेन निकालना हो, वो सारा काम केवल और केवल मशीन्स से होता है। मतलब मशीन्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल इंटेंसिव तो हो गई, ये पैसा आपको लगाना पड़ता है। भाई हेलीकॉप्टर से अगर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो इसका मतलब आपको पैसा तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये हो गई एक इसकी इंपॉर्टेंट फीचर। फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखें एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की, तो एरिया बहुत बड़ा होता है, बट उस एरिया के हिसाब से अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी देखी जाए ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर लो यील्ड मिलेगी पर एकड़ एरिया। जबकि हमने देखा था ना इंटेंसिव जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनमें क्या था? उनमें हमने देखा था कि पर एकड़ एरिया पे प्रोडक्शन ज्यादा था। ठीक है, जबकि यहां पर एकड़ एरिया पे प्रोडक्शन मिलेगा कम, यील्ड मिलेगी कम, और जबकि यहां पर पर्सन जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। जबकि इंटेंसिव जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की हमने बात की थी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें क्या थी? पर पर्सन प्रोडक्शन कम। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन में क्या होता है? खेत बड़े बड़े होते हैं, और उन खेतों के हिसाब से अगर देखें तो प्रोडक्शन जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता। पर वही चीज है कि इनका साइज इतना ज्यादा होता है कि वो प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम भी होता है ना तो दिखता नहीं है, महसूस ही नहीं होता। क्यों? एक साथ आप कोई लंबे सारे खेत, मतलब 15-20 गांवों को मिला लो, इतने बड़े बड़े तो खेत होते हैं वहां पे, राइट। दूसरा तो इसके हिसाब से मतलब जमीन के हिसाब से, जमीन के एरिया के हिसाब से तो वहां पर प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। पर दूसरी तरफ आप नजर डालो
कि उस पूरे एरिया पे कल्टीवेशन करने के लिए गिनती के चुनिंदा कोई 10 या 15 आदमी लगे हुए रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 आदमी मिलकर के काम कर लेते हैं इतने बड़े बड़े खेतों में, तो पर पर्सन जो यील्ड है वो अच्छी मिल जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अब देखो, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है जिसको हम यहां पर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बोल रहे हैं, यह आपको कहां पर ज्यादा मिलती है? एक तो यूरेशियन स्टेपीज, एक कनाडा और अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रेयरीज, अर्जेंटीना में पंपास वाला एरिया, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स बोलते हैं। उन्हीं टेम्परेट ग्रासेस को उन्हीं एरियाज में ये इस तरीके की एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन होता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में है, वो डाउन्स के नाम से जाना जाता है, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आप जरूर याद रखोगे। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि इधर तो दे दी वही टेम्परेट ग्रासेस, ठीक है, और इधर दे दिया एरिया। तो ऐसे में मैच द फॉलोइंग दे दिए, तीन चार ऑप्शन इधर, तीन चार ऑप्शन इधर, और ABCD में फिर मैच द फॉलोइंग करवा करके पूछ लिया। तो ये नाम आप जरूर ध्यान रखोगे कि यूरेशियन स्टेपीज का है। थोड़ा सा हम मैप पे और देख लेते हैं तो आपको थोड़ी हेल्प और मिल जाएगी, ठीक है। 1 सेकेंड, यस, आप यहां पर देख सकते हो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यस, आप यहां पर देखो कि ये एरिया, ये घासें हैं यहाँ की टेम्परेट ग्रासलैंड, इनको बोलते हैं डाउन्स। कल मैंने बता दिया था आपको डाउन्स। इधर न्यूजीलैंड वाले एरिया में जो यहाँ पे इस तरीके की टेम्परेट ग्रासेस होती हैं, जहां पर आप एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करते हो, उसको बोल दिया जाता है कैंटरबरी प्लेन्स, ठीक है। याद रखोगे भैया आप ये। इसी तरीके से ये साउथ अफ्रीका वाले एरिया में ये घासें यहां पर मिलती हैं, इनको बोल दिया जाता है वेल्ड्स, ये टेम्परेट ग्रासेस ही हैं। और यहां पर अर्जेंटीना में मिलती है पैम्पास, ठीक है, जहां पर गेहूं या फिर मक्के की इनकी खेती अच्छी खासी होती है। और ये एरियाज आ गए, इन एरियाज को बोला जाता है प्रेयरीज। ये मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस करने वाले, मक्का प्रोड्यूस करने वाले, बार्ली प्रोड्यूस करने वाले एरियाज है, ध्यान रखना। और ये हो गया यूरेशियन, एशिया और यूरोप के बीच में लोकेटेड एरिया, जिनको बोलते हैं स्टेपीज। तो ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप कि कौन सी कहां पर है। ये मैप में से क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग से संबंधित जो टॉपिक था वो। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसकी तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। देखो नाम से पता पड़ रहा है मिक्स्ड फार्मिंग, इसका मतलब यहां पर क्या है कि आप एग्रीकल्चर तो करोगे ही, ठीक है, जिसमें ग्रेन फार्मिंग या कुछ भी हो, साथ साथ में आप एनिमल हस्बेंड्री है उस पर भी फोकस करोगे, मतलब जानवरों को भी पालोगे, ठीक है ना। तो ऐसे में मिक्स्ड फार्मिंग में खेतों की साइज ज्यादा ना तो एक बिल्कुल छोटी होती है ना ज्यादा बड़ी, मतलब एक्सटेंसिव जो ग्रेन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है उतने बड़े खेत भी नहीं है, और इंटेंसिव जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है उनमें जितने छोटे खेत थे उतने छोटे खेत भी नहीं होते। तो मीडियम साइज के से खेत आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस इनमें अगर आप देखो तो ज्यादातर कौन से वो मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन कौन सी फसलें मेन डोमिनेट करती हैं, कौन सी क्रॉप्स हैं, जिनमें एक तो वीट है, एक बार्ली है, इसके अलावा ओट्स, राई, मेज, फॉडर, रूट क्रॉप्स, ये सारी चीजों पर रिलाई किया जाता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो फॉडर क्रॉप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? आप क्या कर रहे हो यहां पर मिक्स्ड फार्मिंग, इसका मतलब एग्रीकल्चर तो आप कर ही रहे हो जिसमें कि आप ग्रेन का प्रोडक्शन कर सकते हो, पर दूसरी तरफ आप एनिमल्स को भी तो रख रहे हो ना, इन पर भी आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, आपकी जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट है। तो उस केस में आपको एनिमल्स के लिए भी उनके फॉडर, उनके खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये आप ध्यान रखें। साथ में क्रॉप रोटेशन पर भी ध्यान दिया जाता है, इंटर क्रॉपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक बार अगर वीट की खेती कर ली है तो नेक्स्ट जो सीजन आएगा उसमें खेती किसी दूसरी क्रॉप की करोगे। सेम चीज ऐसा नहीं होगा कि बैक टू बैक आप वीट की करते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होता है, फिर वीट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है ना सॉइल से, वो तो हो जाते हैं यूज बहुत ज्यादा, ऐसे में सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो सकती है। पर दूसरी तरफ हमारा टारगेट क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो क्या करोगे, एक बार आपने वीट लगा लिया, दूसरी बार आपने कोई लेग्यूम्स की खेती करनी है वो कर ली, या कोई दूसरी और क्रॉप कर ली। तो ये तो हो गया क्रॉप रोटेशन कि एक क्रॉप के बाद में कटाई हो गई तो नई दूसरी क्रॉप लगा दी। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिससे कि आप सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि पहले आप एक मतलब इंटरक्रॉपिंग का मतलब गेहूं है, वीट है,
वीट के साथ में आपने नोटिस किया होगा कि मस्टर्ड की खेती भी कर ली जाती है, ठीक है, कई बार ग्राम की खेती भी कर ली जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से कि एक ही खेत में आपने एक से ज्यादा फसलें उगा ली, एक से ज्यादा मल्टी क्रॉप्स कर ली, और उनका पैटर्न क्या होता है, एक लाइन आपने गेहूं की तैयार कर दी, फिर मस्टर्ड की तैयार कर दी, या फिर आपने एक लेयर बाय लेयर क्रिएट कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इंटरक्रॉपिंग। इसमें साइमल्टेनियसली आप एक से ज्यादा क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन लेकर के और वो क्रॉपिंग पैटर्न आप फॉलो करते हो, ठीक है। इससे सॉइल फर्टिलिटी भी क्या होती है, मेंटेन रह पाती है। इसके आगे अगर हम देखें तो क्रॉप कल्टीवेशन है और एनिमल हस्बेंड्री है। ये तो खैर हमने शुरू में देख ही लिया कि एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप रोटेशन ये दोनों, मतलब ये क्रॉप कल्टीवेशन, ये दोनों पैरेलली चलती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स कौन कौन से हैं, जिसमें एक तो देखो कैटल्स, मतलब गाय भैंसे, इनको पाला जा सकता है, शीप भी हो सकते हैं, पिग्स भी हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्म भी साथ में आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक तरफ तो एग्रीकल्चर से आपकी इनकम हो गई, क्रॉप कल्टीवेशन से, और प्लस दूसरी तरफ आपने ये एनिमल्स को जो पालने की शुरुआत, पालना भी आपने ऐड कर लिया, तो उससे भी आपको एनिमल हस्बेंड्री से भी आपको फायदा होता है। तो इनकम के डबल ऑप्शन निकल के आ गए। मिक्स्ड फार्मिंग में पैसा अच्छा खासा लगता है, कारण कि एक तो खेतों को आपको मेंटेन करना, साथ में आप एनिमल्स को भी मेंटेन कर रहे हो, और साथ में मशीनरी की रिक्वायरमेंट भी होती है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये जो भी लाइनें यहां पर हाईलाइटेड बताई जा रही है ना, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और आगे हम जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें ये बेसिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, समझ रहे हो। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले, हमेशा जब भी हम कोई टॉपिक पढ़े तो उसमें हमारा पैटर्न ये रहना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं, या फिर जो बेसिक्स हैं, वो सबसे पहले कवर हो। क्योंकि कल को ना अगर हम कोई भी टॉपिक इंडिया लेवल पे या राजस्थान लेवल की कोई भी सब्जेक्ट से उठाए ना, तो उनमें वो बेसिक्स को रिकॉल किया जाता है, लिंकिंग आती है। तो जब हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर ये आगे का पोर्शन कवर करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में इन पर कमांड होनी हमारी जरूरी है। खैर आगे आ जाओ, यहां पर देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, ग्रीन मैन्योर मतलब खेतों में तैयार किया गया जो खाद होता है वो भी यूज होता है। अब मशीन का यहां पर डिप्लॉयमेंट है, तो सीधी सी बात है, मैन पावर कैसा होना चाहिए, स्किल्ड और एक्सपीरियंस वाले फार्मर्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोनों चीजों को एक साथ मेंटेन करना अपने आप में बहुत ही ज्यादा ट्रिकी काम हो गया। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फार्मिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो। इसके आगे अगर हम नजर डालें तो हमारे लिए अब एक सेकंड, इसमें हम मैपिंग के बारे में देखेंगे, 1 सेकंड, यस। तो आप देख लो मिक्स्ड फार्मिंग से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो ये ज्यादातर कहां पर डेवलप्ड है, ये हाईली डेवलप्ड पार्ट्स है ना वर्ल्ड के, वहां पर आपको प्रेवलेंस मिलेगी मिक्स्ड फार्मिंग की, जिनमें आप देख लो ये एरिया यूरोप आ गया, रशिया वाला रीजन आ गया, नॉर्थ अमेरिका में भी ये वो एरिया है जिस तरफ अमेरिका की मेजर पॉपुलेशन रिजाइड करती है, या फिर इधर देख लो वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, उस तरफ भी ये जो एरिया है ना ग्रेट लेक एरिया है, इसमें कनाडा की भी बहुत सारी पॉपुलेशन रिलाई करती है, और इधर साउथ की तरफ देखो तो यूएसए की पॉपुलेशन भी, इधर आप मैक्सिको की पॉपुलेशन देख सकते हो, इस वाले एरिया में रियो डी जेनेरियो, या फिर आप देख सकते हो यूरुग्वे या फिर उरुग्वे, इनकी जो आप देख सकते हो राइट नाउ नॉट मोर देन 3 आवर्स, इट्स ऑल अप टू यू। अभी एक बीच में कमेंट आया, वो लास्ट में हम एड्रेस करेंगे, अंशु का मैं बता दूंगा आपको। खैर फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उस पर चलते हैं मेन। तो हाँ, तो पॉइंट ये हमारा क्या है कि यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं वो लोग इस तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जिसमें उनका मेन काम क्या रहता है, एक तो हो गया एग्रीकल्चर प्लस में एनिमल हस्बेंड्री। तो ये डेवलप्ड एरिया है, साउथ अफ्रीका की जो मेजर सिटीज है ना उनके आसपास का एरिया है ये, ठीक है ना। और इधर आप देख सकते हो कि रशिया का इधर वाला एरिया थोड़ा डेवलप्ड है, ये वैसे थोड़ा आगे दिखा सकते थे, जिसमें बस वही चीज है, थोड़ा सा कोरिया वाले एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जहां पर ज्यादा होती है। और हम मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड तो देखो डेवलप्ड एरियाज में है, जिसमें आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये वाला एरिया होगा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। इसके अलावा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये वाला एरिया ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया। इसके अलावा यूरेशियन रीजन, ये वाला यूरेशियन रीजन जिसमें यूक्रेन अपने आप में आ ही चुका है, ठीक है। इसके अलावा सदर्न कॉन्टिनेंट्स में जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स है वही 30 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री तक जो जाते हैं उनमें आप यहां पर देख सकते हो, अर्जेंटीना में भी, इधर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग से संबंधित जो मेन कंटेंट था वो हमारा यहीं खत्म होता है। एक सेकेंड, अब आगे चलते हैं हम डेयरी फार्मिंग पे।
एक सेकेंड, ये कर्सर कहाँ चला जाता है बीच बीच में, आइडिया नहीं रहता मुझे। यस, इट्स हियर। चलिए, तो अब एक सेकेंड, हाँ बीच बीच में कोई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। नाम से ही पता पड़ रहा है डेयरी फार्मिंग का मतलब आप एक्सक्लूसिवली जो मिल्क एनिमल्स हैं, मतलब वो एनिमल्स जो कि दूध प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, आप उन पे ज्यादा रिलाई करोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके की सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट मेथड है जिसमें आप एक्सक्लूसिवली मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपके एक्टिविटीज है उनसे एसोसिएटेड एक्टिविटीज करते हो और मिल्चिंग एनिमल्स को ही आप रखते हो। अब आप देखते हो कि जब दूध से रिलेटेड ही काम करने लग गए तो जो गायें या फिर जो भी कैटल्स की स्पीसीज अच्छा खासा मिल्क प्रोड्यूस करती है ना, उन्हीं को यहां पर ज्यादा फोकस में लिया जाता है। इवन एनिमल ब्रीडिंग पर भी फोकस किया जाता है कि बढ़िया क्वालिटी की, बढ़िया ब्रीड की गाय, बढ़िया ब्रीड की जो भी भैंसे हैं उनको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फोकस रहता है इनका। इसमें पैसा बहुत लगता है, कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, एनिमल शेड बनाने पड़ते हैं, रहने के लिए जानवरों के लिए घर है वो बनाने होते हैं। साथ में आपको बहुत सारे जानवर जब एनिमल जब आप रखते हो तो उनकी फॉडर की अरेंजमेंट भी करनी होती है, उनकी फीडिंग के लिए अगर एडिशनल चारे की व्यवस्था हो वो करो, और फिर बाद में फीडिंग और मिल्चिंग। अब एक साथ में इतनी सारी गायें होती हैं कि काउंटिंग 300-400 ऐसे काउंटिंग बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में फिर उनको फीडिंग के लिए भी मशीन यूज करनी होती है और नॉर्मल जो होती है मिल्चिंग के लिए भी मशीनें ही यूज होती है, दूध निकालने के लिए भी मिल्चिंग यूज होती है। तो ऐसे में पैसा बहुत ज्यादा लगता है डेयरी फार्मिंग में। इसके अलावा इसमें मेन एम्फेसिस किस पे रहता है, 3 मेन चीजें। एक तो कैटल ब्रीडिंग की अच्छी नस्ल की गायें या जो 80 नस्ल की गायें जो कि एक तो इम्यून हो, बीमारी जल्दी से ना लगे। नहीं तो क्या होता है आपको पता है, एनिमल्स में एक बीमारी अगर फैलती है तो फिर वो बाकी 7 वालों को ओढ़ लेके चल लेते हैं। दूसरा होता है कि आपको अच्छी ब्रीड के एनिमल चाहिए होते हैं जो कि अच्छी दूध का प्रोडक्शन जिनका अच्छा रहे, और साथ में उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए वहां पे जो वेटनरी कंपाउंडर्स या वेटनरी सर्विसेज हैं उनकी फैसिलिटी रखो, क्योंकि एनिमल्स की ही मेन फोकस है। अगर वहां पर वो बीमार हो जाएंगे तो मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं रहेगा, और कल को न डेयरी फार्मिंग में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं सॉरी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को जब एक्सपोर्ट किया जाए तो अगर किसी देश ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि जी आपके मिल्क प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम है, तो ऐसे में तो उनकी रेपुटेशन भी बिगड़ गई, मार्केट भी खत्म हो गया, और कल को ना फिर बाद में मुश्किलों का और सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इन सारी चीजों पर ध्यान देना होता है, तो इनमें भी पैसा ही लगता है भाई। फिर आगे देखो, यहां पर लेबर का काम भी बहुत है, ठीक है ना, लेबर इंटेंसिव है। यहां पर आप देख सकते हो मिल्चिंग के लिए अलग काम होता है, या फिर आप देख सकते हो जो आप इनके पैरों में कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है उनको क्लीन करना, ठीक है, उनके लिए भी लेबर का ही काम होता है। मशीन्स को ऑपरेट करना, उसके लिए भी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फीडिंग और मिल्चिंग के लिए मशीन्स हैं वो तो है ही। और साथ में एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इस पर्टिकुलर फार्मिंग में ऑफ सीजन नहीं आती, पूरे साल दूध प्रोड्यूस होता रहता है आराम से। पूरे दूध को आप, मतलब ये है कि मान लो 1000 गायों का एक फार्म है, तो 1000 गायों में से हर सीजन में लगभग 300 से 400 ऐसे एनिमल्स या कैटल्स होंगे जो कि मिल्चिंग कर रहे हैं, मतलब दूध का प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ऐसे में पूरे साल में ये साइकिल चलता रहता है और कभी भी ऑफ सीजन नहीं आता। अच्छा, आपको पता है कि मिल्क की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादातर शहरों के आसपास में, क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर तो देखो इस तरीके की प्राइमरी एक्टिविटीज कोई करेगा नहीं। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल सेंटर्स या फिर जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके आसपास में ही डेयरी फार्मिंग के आपको फार्म मिलेंगे। जैसे आप अगर शहरों में रहते हो, जैसे हम राजस्थान की बात ही करें, तो आप अगर जयपुर में रहते हो, कोटा रहते हो, उदयपुर रहते हो, तो ये चीज आपने नोटिस की होगी कि हमारे जो दूध देने वाला आता है सुबह सुबह, या फिर जो भी मिल्क मंडी होती है, दूध मंडियां जो होती हैं, जैसे जयपुर की दूध मंडी बहुत फेमस है, सुभाष नगर या शास्त्री नगर के पास में। तो यहां पर क्या है कि बाहर से लोग जो हैं, शहर के बाहर के आसपास के गांव में रहने वाले लोग, वो अपना सुबह सुबह 4-5 बजे के लगभग दूध निकाल के और फिर वो यहां पर आ जाते हैं बेचने के लिए। पहले तो अपने कस्टमर्स को दे देते हैं और बचा हुआ दूध मंडी में जाकर के बेच देते हैं। तो ये क्या तरीका है कि अर्बन एरियाज और जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनके पास में डेयरी फार्मिंग ज्यादा प्रोमोट होती है, ठीक है। और साथ में आपको पता है डेयरी के
कितने प्रोडक्ट होते हैं। मिल्क, मिल्क के अलावा आप पनीर भी कंज्यूम करते हो, मावा जिसको खोया बोलते हैं वो भी हम कंज्यूम करते हैं, इसके अलावा आप चीज है वो भी कंज्यूम करते हो, पता नहीं कितने लंबी लाइन हम लगा सकते हैं, क्रीम भी हम कंज्यूम करते हैं। तो ये फिर प्रोडक्ट्स के तौर पे भी प्रोसेसिंग हो सकता है। तो डेयरी फार्मिंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा, एक कहते हैं ना कि प्रॉफिट मेकिंग एक सेगमेंट है। पर मुद्दा पॉइंट जो आता है वो ये यहाँ पे कि कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा आपको लगाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि गायें भी फिर बाद में 70-70, 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए की एक अच्छी नस्ल की गाय मिलेगी फिर आपको। ठीक है। दूसरा, ये जो डेयरी फार्मिंग है वो ज्यादातर डेवलप आपको कहां पर होती हुई दिखेगी, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी है, रेफ्रिजरेशन। जैसे आज आप जो किसी भी डेयरी के प्रोडक्ट को अगर आप कंज्यूम करते हो तो उनका जो मिल्क है उसको प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने के लिए उनके पास में पहले व्यवस्था होती है, तब जाकर के एक बल्क में मिल्क को प्रोक्योर कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, फिर वही चीज है, दूध फटने का डर है। ठीक है ना, वो वाली बात है कि पॉस्चराइजेशन, दैट मींस मिल्क की जो लाइफ है वो इंक्रीज कर देना कि वो खराब जल्दी से ना हो। ठीक है। तो ऐसे में जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज करना डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, इन सारी प्रोसेसेस में भी कहीं ना कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये हो गया डेयरी फार्मिंग का काम। ओके। फिर इसके आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पोर्शन है उस पर चलते हैं हम अभी एक सेकेंड। अब आप यहां पर नोटिस कर सकते हो कि कहां कहां पर डेयरी फार्मिंग है वो प्रेवलेंट है। तो मेजर 3 रीजन्स है वर्ल्ड में। ठीक है। जिनमें एक तो ये रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, एक हो गया आप यहां पर देख सकते हो नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप, और इधर देख सकते हो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें भी अगर आप स्पेसिफिक कंट्रीज के नाम नोटिस करो तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज आ गए, यहां पर आप देख सकते हो यूके आ गया, इधर नॉर्वे स्वीडन का सदर्न पार्ट आ गया, इधर फ्रांस जर्मनी इनका नॉर्दर्न पार्ट आ गया, पोलैंड वाला एरिया आ गया, थोड़ा सा रशिया का पार्ट भी आ गया। ऐसे ही आप कनाडा यूएसए वाला पोर्शन पे भी ध्यान दे सकते हो। इधर नोटिस करोगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्टर्न पार्ट आ गया, ये छोटा सा इधर पोर्शन है दैट इज तस्मानिया, ये आ गया, और न्यूजीलैंड। यहां पर भी जो डेयरी फार्मिंग है वो बहुत ज्यादा फेमस है। आपको पता होना चाहिए कि 2019 तक एक एग्रीमेंट पे इंडिया एंगेज कर रहा था जिसका नाम अगर आपको पता हो तो दैट इज RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है। ये नेगोशिएशंस 2012 से चल रहे थे, इंडिया लगातार पार्टिसिपेट कर रहा था इसमें, पर पता है लास्ट में आते आते इंडिया ने क्यों विड्रॉ कर लिया RCEP से? ये डेयरी फार्मिंग ही मेन कारण था, क्योंकि इस RCEP में 10+6 कंट्रीज थे, टोटल 16 कंट्रीज, जिसमें 10 कंट्रीज तो यहां पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, ये यहां पर वाले ये कंट्रीज थे। ठीक है। और 6 जो कंट्रीज थे उनमें एक तो चाइना था, एक था इधर आप देख सकते हो जापान था, एक साउथ कोरिया था, इधर नीचे की तरफ से ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था और एक इंडिया। तो ऐसे करके 16 कंट्रीज थे। अब आप देखो कि यहां पर नोटिस कर रहे हो आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कितना ज्यादा डेयरी फार्मिंग हो रही है, तो यहां पर तो डेयरी प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिलते होंगे। तो अगर ये RCEP में हम कंटिन्यू करते तो हमारे देश में भी यहां ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से सस्ते मिल्क प्रोडक्ट आके बिकते, तो हमारे फार्मर्स जो कि एक एक दो दो गाय पाल करके अपनी जिंदगी बिताते हैं, 1-2 भैंसे 15-20 भैंसे रख करके, वो 300-400 या 1000 भैंसे गाय रखने वालों से कैसे कंपीट कर पाते? तो एक कारण तो ये था कि इंडिया ने 2012 से लेकर 19 तक लगातार नेगोशिएशंस किए, उसके बावजूद भी RCEP को ज्वाइन नहीं किया। दूसरा कारण तो दूसरा था कि चाइना जैसे कंट्रीज अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को थाईलैंड से होते हुए इंडिया में फिर फ्री मतलब सस्ते में बेचेंगे, तो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान हो जाएगा। बट मेन जो पॉइंट था वो हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दैट वाज कि भाई डेयरी फार्मिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा थी, और RCEP में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी पार्टी होते। ठीक है। तो इस केस में हमारे फार्मर्स को नुकसान पहुंच सकता था, तो हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए हमने इस RCEP से खुद को विड्रॉ कर लिया। बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, पर वही चीज है कि हमारे फार्मर्स के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ठीक है। इसके आगे चलें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर पैटर्न है दैट इज मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के लिए पहले हम मेडिटेरेनियन रीजन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में इसको देखेंगे। तो ये आपके सामने प्रीवियस मैप है, वही मैं वापस ले आया हूं। तो एक तो ये है मेडिटेरेनियन सी, ओके, और इसके आसपास वाले जो कंट्रीज हैं, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो,
इन कंट्रीज में इस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होगी जिनके बारे में हम डिटेल अभी लेने वाले हैं। या फिर इस तरीके की क्लाइमेट आपको इधर वाले एरिया में मिलेगी, या इस तरीके की क्लाइमेट आपको इस वाले एरिया में देखने को मिलेगी, या इस तरीके की क्लाइमेट आपको थोड़ी बहुत इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। या फिर इधर साउथ अफ्रीका वाले इस वाले एरिया में भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, तो इनमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस तरह की क्लाइमेट कहां पे मिलती है, मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ, ठीक है, जहां पर सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है, विंटर रेनफॉल होता है यहां पे, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको मैं रिकमेंड करूंगा, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ज्योग्राफी के पूरे, ठीक है ना। बाकी तो क्या थोड़ा सा सेलेक्टिव है, टू द पॉइंट हम यहां से डिस्कस कर लेंगे। पर अगर आपको लगे कभी टाइम फ्री मिले कि हाँ जी हमें भी कुछ एडिशनल करना है, तो आप क्लास 11th की ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं, ठीक है ना। एक बुक को तो मैं पूरा इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से कवर करूंगा, जो दूसरी बुक है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समथिंग ऐसा कुछ है, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है उस बुक का नाम, ठीक है ना। तो उस बुक में पूरे बेसिक्स बताए हुए हैं, क्लाइमेट कहां पर कैसी प्रिवेल करती है, क्या वजह है, वो सारी चीजें। बाकी टाइम के साथ में मैं भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो जो सर्दियों में हमारे बारिश होती है ना, जिसको हम बोलते हैं मावट, वो मावट भी इधर मेडिटेरेनियन सी से ही उठ के आती है, ठीक है ना। और वही बारिश यहां पे होती है उसी टाइम पे, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहां कहां पर प्रिवेल करती है वो एरियाज हमने देख लिए, ठीक है। और उन एरियाज में जो खेती होती है, उसी खेती के बारे में, उसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में हम अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। देखो इसमें क्या है, इसमें कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, मतलब सीधी सी बात है कि पेड़ पौधे लगा दिए आपने, उनसे फ्रूट्स हैं वो तोड़ लिए और उनको फिर सीधा आप क्या करोगे, मार्केट में बेच दोगे, ठीक है। तो एक तो हो गया हाईली स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल, कौन सी, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। दूसरा, ये मेनली कहां पर फोकस्ड है, अभी हमने देखा मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ का मतलब तो आप जानते ही हो, यूरोप आ गया, और साउथ की अगर बात करें तो यहां पर आ गया अफ्रीका, ओके। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आपको मैपिंग का इतना नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा हम चलते हैं पीछे मैप पे, यहां पर आ जाइए आप। यहां पर देख सकते हो ये यूरोप है, ये एशिया आ ही गया, ये बार बार नेम्स आ रहे हैं, इनको आप जरूर ध्यान से देखोगे, एक एक मैप को अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। ये देखो नीचे नीचे अंटार्कटिका है। ओशियंस की बात भी करो तो आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन। ये थोड़ा सा ध्यान रखते जाना अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। ये जितने भी मैप्स डाले जा रहे हैं ना, वो इसीलिए है कि आपको रट जाए ये चीजें कि कहां से कौन सी लाइन है वो निकलती है। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बेसिक्स हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि आपको आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो कम से कम इन चीजों पे तो आप मैप देख देख करके कमांड जरूर बना ही लेना, और एक एटलस जरूर परचेज कर लेना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एटलस आएगी अच्छी, तो वो आप जरूर ले लेना, ठीक है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का बढ़िया से कवरेज होगा। और जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो और मैप पे आपकी कमांड नहीं है तो मजा नहीं है, इसका मतलब ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए मेन टॉपिक पे, हमारा जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। हाँ, तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे थे। इसमें आप देख सकते हो नॉर्थ और साउथ मेडिटेरेनियन के ये प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा साउथ की अगर बात करें तो ट्यूनीशिया एक छोटा कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में, जो कि वहां पर अटलांटिक कोस्ट तक जाकर के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हुई दिखती हैं। अब आपको फिर से आप लेके चलते हैं मैप पे, देखो यहां पर ट्यूनीशिया इस वाले एरिया में लोकेटेड है। ये ट्यूनीशिया यहां से लेकर के और इस वाले एरिया तक, यहां पर आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट प्रिवेल करती हुई दिखाई देगी, और वही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहां पर अफ्रीका में होती है। इसके आगे अगर देखो तो साउथ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का मतलब हो गया यूएसए, जो मैंने सर्कल किया था यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे चिली का भी मैंने बता दिया था। चिली साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका का पार्ट है वेस्टर्न साइड में, वो ऑस्ट्रेलिया का भी वेस्टर्न पार्ट, फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कैसे भी, ठीक है। देख लो यहां पर अच्छे से, एक तो यहां पर बताया था मैंने अभी इस वाले एरिया में, एक यहां पर बताया था मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, एक यहां पर ऊपर वाला एरिया है इस बीच वाले एरिया को छोड़ते हुए,
और इधर आप कैलिफोर्निया वाले एरिया में देख सकते हो इन एरिया, और इधर भी आप मैंने बताया था साउथ अफ्रीका में वेस्टर्न पोर्शन में, यहाँ पर भी आपको मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर जो है वो होती हुई मिलेगी। ओके जी। और इसमें जो एग्रीकल्चर जो होती है ना, इसमें सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे जो फल होते हैं ना, उन पर ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट ही कुछ ऐसी है जिसमें केवल विंटर्स के टाइम पे रेनफॉल है, समर्स के टाइम पे रेनफॉल नहीं है। ध्यान रखना आप, यहाँ पे समर्स गर्मियों के टाइम पे रेनफॉल नहीं होता जो कि नॉर्मली देखा जाता है, यहाँ पे तो विंटर्स के टाइम पे रेनफॉल होता है। और इस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का एक फीचर ये रहता है कि यहाँ पर ज्यादा डेंस जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स की एक साथ लाइन लगा दोगे, नहीं, एक प्लांट यहाँ पर है तो थोड़ा गैप आकर के दूसरा प्लांट लगेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्यों? क्योंकि रेनफॉल यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है। तो रेनफॉल कम होने के चक्कर में क्या हो गया, मॉइस्चर भी कम है। और रही सही में ये जो एरिया है, जो अब हम लैटिट्यूडनल देखें तो ये एरिया थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल रीजन में चला जाता है। और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको पता है जो सनलाइट है वो सीधी स्ट्राइक नहीं करती है, वो थोड़ी बहुत टेढ़ी जाती है, स्लांटेड सनलाइट है वो स्ट्राइक करेगी। तो उस केस में क्या हो जाता है, वहां पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट उसकी भी थोड़ी बहुत कमी रहती है। ठीक है, तो ये था मेन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में हमने देखना। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में एक सेकेंड, ओके। फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट जो है, इसी में मेडिटेरेनियन में हमने अभी देखा कि ज्यादा फोकस किस पे रहता है, सिट्रस फ्रूट। और सिट्रस फ्रूट्स में से अगर आप ग्रेप्स की बात करो, अंगूरों की बात करो, तो उनके लिए तो एक अलग से ही मेथड यहां पे चलता है और उसका नाम भी दे रखा है, दैट इज विटिकल्चर। एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आपने बहुत सुने होंगे, जिनमें से विटिकल्चर जो है वो ग्रेप्स के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये मेडिटेरेनियन रीजन में ही बहुत ज्यादा की जाती है इसकी प्रोडक्शन, जिसमें हाई क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं उनका यूज तो किया जाता है वाइन प्रोडक्शन में। फ्रांस की, इटली की आपने देखी होगी, बहुत ब्रांड आपने सुने होंगे, स्कॉच ब्रांड सुना होगा या अलग अलग वोडका है, ये जो ब्रांड आते हैं ना बढ़िया, वो सारे के सारे यहीं पर बनाए गए जो अंगूर होते हैं उन पर डिपेंड, उन्हीं से डेराइव्ड वर्जन है ये, मानो चाहे प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा होगा अभी उनका, पर इनका जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से। ठीक है, और अगर हाई क्वालिटी की बजाय अगर मान लो थोड़े बहुत बिगड़ जाते हैं, इंफीरियर क्वालिटी के ग्रेप्स हैं, तो उनका यूज आपको पता है, जैसे आपने सुना होगा किशमिश है वो बनाने में यूज कर लिया जाता है, या फिर जो मुनक्का होती है उनको बनाने में यूज कर लिया जाता है। इस एरिया में ग्रेप्स के अलावा ऑलिव्स और फिग्स, इनका भी प्रोडक्शन होता है, जिनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी है। ठीक है, एडवांटेज जो है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की वो ये कि यहां पर वैल्यूएबल क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है, तो यहां के लोगों को फायदा बहुत होता है, मतलब रिटर्न जो है वो अच्छा है, क्योंकि यहां पर वेजिटेबल फ्रूट्स का प्रोडक्शन है और उसमें भी मेन जो है विंटर्स के टाइम पे, मैंने बताया ना अभी कि विंटर्स के टाइम पे यहां पर रेनफॉल आपको मिलता है, तो उस केस में विंटर्स के टाइम पे फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली इनकी डिमांड भी वहां पर अच्छी खासी रहती है यूरोपियन कंट्रीज में और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में। तो वहां पर फिर ये मेडिटेरेनियन जो प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो सोचो यहाँ के फार्मर्स कितना पैसा कमाते होंगे। ठीक है, तो ये था मेन कॉन्सेप्ट जो कि हमारे डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से संबंधित था। इसके आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है मार्केट गार्डनिंग से संबंधित टॉपिक। मार्केट गार्डनिंग नाम से पता पड़ गया होगा, मार्केट से संबंधित कुछ ना कुछ है यहाँ पे, जिसमें मार्केट गार्डनिंग और एंड हॉर्टिकल्चर। इसमें देखो सीधी सी बात है, हाई वैल्यू क्रॉप, अगेन वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। हाई वैल्यू क्रॉप का मतलब वेजिटेबल्स पे ध्यान दोगे, फ्रूट्स पे ध्यान दोगे, फ्लावर्स पे ध्यान दोगे, और मेन टारगेट आपका रहता है अर्बन मार्केट। भाई सीधी सी बात है, शहरों से पास में छोटे छोटे खेतों वाले लोग सब्जियां, फ्रूट्स ये उगाते हैं और उनको लोड किया ट्रक में और शहरों में ला करके बेच दिया, मंडियों में लेके चले गए और उनको ला करके शहरों में बेच दिया। तो इससे क्या होता है, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो इसलिए जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ट्रांसपोर्टेशन लिंक अच्छा खासा अवेलेबल है, रोड फैसिलिटी तो देखो जरूरी है ही, तो रोड अगर अच्छी होगी तो ट्रक में लोड किया, रातों रात रवाना कर दिया, पहुंच गया वहां पे। ठीक है ना, पर एक चीज जरूरी है कि यहां पर एक तो लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि रातों रात आपको सब्जी काटनी होती है भाई, फ्रूट्स तोड़ने होते हैं, उनकी पैकेजिंग करनी होती है, तो लेबर की रिक्वायरमेंट तो होगी। कैपिटल इंटेंसिव, पैसा भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, इसके लिए
इरिगेशन फैसिलिटी भी आपको रखनी पड़ती है, हाई यील्ड वैरायटी, जिससे कि एक बीज की प्रोडक्शन अच्छी खासी हो, उस वैरायटी के आपको बीज की व्यवस्था, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़े ना लगे कहीं पे, नहीं तो फसलें बर्बाद हो जाती है उनसे, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्था भी रखनी पड़ती है। इसके आगे आप देखो कि जो कोल्डर रीजन है, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाओ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्दर्न पोल की तरफ, अब वहां पर आपको पता है कि सनलाइट इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है, तो उन लोगों को अगर खेती करनी है इस तरीके की, तो उनको क्या चाहिए कि या तो आर्टिफिशियल हीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, हीटर वीटर लगा करके, या फिर उनको क्या करना पड़ता है, ग्रीन हाउसेस बनाने होते हैं। ग्रीन हाउसेस में आपको पता है इस तरीके का शेल्टर बना लिया जाता है, यहां पर खेती कर ली, अब सनलाइट जो आएगी वो यहां से एंटर तो हो जाएगी, पर एंटर होने के बाद में एस्केप नहीं कर पाएगी, निकल नहीं पाएगी, तो ऐसे अंदर के अंदर सनलाइट जितनी भी आ रही है वो ट्रैप हो गई, तो इससे क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर राइज। तो इस तरीके की जो मार्केट गार्डनिंग प्रैक्टिसेस हैं, इनमें इनको अगर कोल्डर एरियाज में अगर प्रैक्टिस किया जाता है तो वहां पर ग्रीन हाउस जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जाता है, ठीक है। और आपको पता ही है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट या अर्बन एरियाज, उनके आसपास में इस तरीके की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उन पे ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है, जिनमें वेस्टर्न यूरोप द मोस्ट अर्बनाइज्ड एरिया, वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का एरिया जो ईस्टर्न पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका का उधर, या मेडिटेरेनियन रीजन जिसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे देख लिया ऑलरेडी। इसमें आप देखो कि एक स्पेसिफिक तरीके की मार्केट गार्डनिंग में एक स्पेसिफिक तरीके की फार्मिंग आती है, दैट इज नॉन एज ट्रक फार्मिंग। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है जी, जब शहरों के पास के आसपास के गांवों में लोग वेजिटेबल्स की खेती करते हैं और उन वेजिटेबल्स को रातों रात काट करके ट्रक में लोड करके शहरों तक पहुंचा देते हैं, ओवरनाइट वो डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं, तो इस तरीके से डिपेंडेंसी ट्रक्स पे हो गई ना, और हर रात ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। आप कभी भी किसी भी शहर की तरफ अगर आप अपने गांव से या कहीं से आ रहे हो तो सुबह सुबह देखा करो 8 बजे से पहले पहले कितनी जबरदस्त तरीके से पिकअप से एकदम लोड होके आती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें होती सब्जियां ही हैं, तो वो क्या है, एक तरीके की ट्रक फार्मिंग। तो आप ध्यान रखोगे ट्रक फार्मिंग मार्केट गार्डनिंग से एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखेंगे आप, जिसमें सब्जियों पे मेन फोकस रखा जाता है, जो कि एक कॉमन चीज है हमारे लिए, यहां पर बहुत बार देखी जा सकती है। इसके आगे अगर हम देखें तो हमारे लिए नेक्स्ट जो है दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब कोऑपरेशन, इसका मतलब आप सहयोग करोगे एक दूसरे का, और वो सहयोग कैसे करोगे वो देखते हैं। देखो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिनके पास में खेत हो गए छोटे छोटे, और वो छोटे छोटे खेतों में बीज भी खरीदना होता है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट भी होती है, फर्टिलाइजर भी लेके आना होता है, तो एक खेत वाला इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, सेम चीज दूसरे वाला, सेम चीज तीसरे वाला। तो अगर ये तीनों बंदे साथ में आकर के ये डिसाइड करें कि देखो खेत हमारे पास पास में है, तो क्यों ना हम एक सिंगल स्ट्रेच इसको कन्वर्ट कर लें, ऑनरशिप तो हमारी खुद की रहेगी अलग अलग, मान लो ये ABC नाम के 3 फार्मर्स थे, तो ऑनरशिप तो इन तीनों की रहेगी, पर इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम पूलिंग करेंगे। इसका मतलब जमीन को एक साथ एक सिंगल स्ट्रेच में लेके आएंगे, और ये वॉलंटरीली है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, करना नहीं पड़ेगा, वो इच्छा से कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वो प्रॉफिटेबल होगी। कैसे, मार्केट में गए, बीज खरीदना है अच्छी क्वालिटी का, हाई यील्ड वैरायटी का बीज खरीदना है, तो वो क्या कर सकते हैं, तीनों मिलकर के बार्गेन कर लेंगे। दूसरा, अगर उनको मार्केट में इस अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है, तो एक ही ट्रक अपना वो हायर कर लेंगे और उस ट्रक में लोड कर देंगे अपने प्रोड्यूस को, तो ऐसे अलग अलग व्हीकल्स को हायर नहीं करना पड़ेगा, उससे भी उनको बेनिफिट होगा। मार्केट में पहुंचने के बाद में उनके प्रोड्यूस की जो प्राइसेस लगेंगी उसके लिए वो प्रॉपर बार्गेन कर पाएंगे, झगड़ पाएंगे अगले से कि भाई मेरे को तो इतना पैसा चाहिए, तो ऐसे में वो एक बेनिफिट मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, रिसोर्स पूलिंग हो गई, ठीक है, जिसमें एक इंडिविजुअल का जो फार्म है वो उसी का रहता है, पर एक दूसरे का वो साथ देते हैं, जिससे कि उनकी जो कॉस्टिंग है उसको रिड्यूस करना पॉसिबल हो पाता है। इसको इकोनॉमिक्स की टर्म में अगर हम पढ़ें तो हम बोलेंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका मतलब हो गया कि आपने बल्क में जब कोई प्रैक्टिस की तो इसका बेनिफिट ये निकल के आया कि उसकी कॉस्टिंग आपने रिड्यूस कर दी, ठीक है। सीधी सी बात है, दुकानदार के पास जाओ, एक तो 50 रुपए का सामान लो, एक 5000 का सामान लो, 5000 के सामान में आप क्या बोल दोगे, साहब इतने का सामान लिया है, 100-200 रुपए तो छूट करो, और 50 रुपए में क्या बार्गेन करोगे आप, वो वाली बात आ गई, ठीक है। तो ऐसे में सस्ती रेट में अच्छे प्रोडक्ट लेना और अपने प्रोडक्ट का अच्छा दाम लेना,
ये चीज पॉसिबल हो पाती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो वैसे देखा जाए तो कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत मतलब कुछ सेंचुरीज अगो यूरोपियन कंट्रीज में शुरू हुई थी, जिनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एग्जांपल है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की लोकेशन मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 1 सेकेंड, मैप आ जाए एक बार। ये देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, डेनमार्क यहां पर है, ये एरिया में ये लोकेटेड है डेनमार्क। ओके, अब चलते हैं फिर से हमारे मेन स्लाइड पे। 1 सेकेंड, इनको डिलीट कर देता हूं। ओके, सो ये मार्केट गार्डनिंग होगी थी तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में डेनमार्क के अलावा और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें भी सक्सेस रेट अच्छी खासी रही है। जैसे नेदरलैंड्स जो है वहां पर फ्लावर्स की अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है और इंटरनेशनली फ्लावर्स एक्सपोर्ट होते हैं बढ़िया क्वालिटी के। वहां पर जो भी यूरोपियन मार्केट है ना, वहां पे बेल्जियम, स्वीडन, इटली, ये कुछ और कंट्रीज हैं। और हमारे यहां पर अगर आप देखो तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक एग्जांपल है अमूल डेयरी। अब उसमें क्या है कि छोटे छोटे किसानों के पास में कुछ कुछ गायें थी, कुछ कुछ भैंसें थी। उन्होंने सोचा यार क्यों ना साथ में आकर के काम करें। अमूल में जो ए वर्ड है ना, ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है आनंद, उसके फार्मर साथ में आकर के उन्होंने ये डेयरी शुरू की थी। और इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाने में जो हेल्प की थी वो थे हमारे द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको मैंने एडिशनली बता दी है। अब चलते हैं आगे, हमारा जो मेन आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कलेक्टिव फार्मिंग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एग्रीकल्चर टाइप्स में बहुत सारी ऑलरेडी हो गई है। आप भी सोचोगे कि इतना कैसे हो रहा है, पर देखो याद तो करना ही पड़ेगा ना अपने को, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। टॉपिक एक बार कर लिया ना तो आपको इधर उधर देखना ना पड़े, है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट मेन हमारा रहता है। तो कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है जी, ये सबसे पहली चीज तो शुरू कहां हुआ, अभी कोऑपरेटिव फार्मिंग थी उसमें तो वॉलंटरीली आए थे, इच्छा से आए थे फार्मर्स एक साथ। अब कलेक्टिव फार्मिंग में क्या है कि सरकार ने कहा, गवर्नमेंट कहती है कि जी तुम सब लोग अपने फार्मिंग एरियाज को पूल करो, एक साथ आओ और इसको अब हैंडओवर कर दो गवर्नमेंट को। ठीक है, और छोटा सा आपकी जो जमीन है उसका छोटा सा हिस्सा आप खुद के पास रख लो, जिससे कि आप अपनी डेली रूटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सको। जैसे सब्जी, कुछ थोड़ा बहुत फैमिली के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ एग्रीकल्चर करनी हो तो वो कर सकते हो। बाकी खेत गवर्नमेंट को आप हैंडओवर कर दोगे। अब क्या होता है, इसको बोल दिया जाता है, अब सब लोग ऐसा कर देंगे तो उन फार्मर्स के जमीनों को इकट्ठा करके बड़े खेतों में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और बड़े खेतों को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस था उसको फार्मिंग कलेक्टिवाइजेशन बोला गया था। फार्म कलेक्टिवाइजेशन ये शुरू हुआ था यूएसएसआर में, जो कि आज के टाइम पे जिसकी लेगेसी को रशिया कंटिन्यू कर रहा है। व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में ये हुआ था, जब 1917 में रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई थी ना, जिसमें सब कुछ टेक ओवर गवर्नमेंट ने कर लिया था। तो वो उसी टाइम का ये कॉन्सेप्ट था, जिसमें जितने भी फार्मर्स हैं उनके खेतों को और फार्मर्स को खुद को, जो लेबर था उनको सबको कलेक्ट करके इकट्ठा कर लिया और बोल दिया कि ये सारे खेतों पे अब आप सब मिलकर के काम करो। मतलब वर्क डिवीजन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। ठीक है ना। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट था एग्रीकल्चर का वो यूएसएसआर में आया था और उसको नाम दे दिया गया था कोलखोज। तो ये नाम आप जरूर याद रखोगे, ठीक है ना, कोलखोज। इसमें मेन टारगेट था कि भाई छोटे छोटे खेतों में प्रोडक्शन अच्छा नहीं आता तो उन इनएफिशिएंसीज को हमें इंप्रूव करना है, और साथ में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से अपने खुद के देश की जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो लेके आना। मतलब ये कि हम और ज्यादा इंपोर्ट ना करें, इस तरीके के सेगमेंट करने का टारगेट था यूएसएसआर का। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, फार्मर्स के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल जमीन, उनके जो लाइव स्टॉक हैं, एनिमल्स हैं, लेबर हैं, इन सब को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उनको ये कह दिया जाता है कि आपकी जमीन में से एक छोटा सा टुकड़ा आप रख सकते हो जिससे आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाओ। बाकी जो है वो सारा का सारा कलेक्टिवली मिलकर काम करेंगे और इसी की जिम्मेदारी क्या है, सरकार की रहेगी, गवर्नमेंट की रहेगी। तो ये वो आइडिया है जिसमें खेती को भी गवर्नमेंट जॉब बना दिया था। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई, भाई खेतों में प्रोडक्शन ज्यादा हो या ना हो तो गवर्नमेंट को तो पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे में यह भी एक कारण हुआ था 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का, जो फार्म कलेक्टिवाइजेशन था ना वो। क्यों भाई, सीधी सी बात है, मेरे खेत को भी आपने ले लिया, आपके खेतों को भी आपने ले लिया, कवर कर लिया।
अब उसमें खेती करने के लिए मैं भी जा रहा हूं, आप भी जा रहे हो, तो क्या उस एनर्जी के साथ, उस एंथुजियाज्म के साथ मेहनत करोगे वहां पे, कि जिससे कि आप ये कह दो कि जी मैंने तो बहुत मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं। वहां पर तो सीधी बात है, कितनी भी मेहनत करो, एक बंदा है बहुत जबरदस्त मेहनत करता है, एक बंदा है बिल्कुल मेहनत नहीं करता, और दोनों को मंथली बेसिस पे जो पेमेंट मिलता है वो इक्वल है। तो इस वजह से क्या हो गया, सरकारी नौकरी होगी जी, कुल मिला के बात यह है, और ये होगी बर्बादी का कारण। और यूएसएसआर फिर इसी वजह से कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट भी हुआ था, क्योंकि फिर इकोनॉमिकल वीकनेस आ गई थी, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी यूएसएसआर की इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के टाइप थे ना, वो सारे कवर कर लिए हैं, कुछ भी नहीं बचा है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो और एक चीज मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने के लिए एक बुक आती है महेश बर्णवाल की, वो आप रेफरेंस बुक के तौर पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे में एक बार अगर हम सिलेबस पे नजर डालें, सिलेबस पे चलते हैं सीधा, एक सेकंड रुकिए, सिलेबस पे चल के फिर बाद में और हम देख लेते हैं कि आगे हमारा टारगेट क्या है, वो समझ में आ जाएगा आपको। 1 सेकंड, हाँ यहां पर हम आ गए, अब आप देख सकते हो यहां पर 1 सेकंड, यस। तो हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का ओपन कर लेता हूं मैं एक बार, तो उससे थोड़ा ठीक रहेगा। यहां पर आप देख सकते राजस्थान ज्योग्राफी का तो आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो वहां से आप कवर कर लो, करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो उसकी राजस्थान का कंटेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दूंगा मैं, ठीक है ना। आपके लिए तो एक्सक्लूसिवली जो बचे हुए टॉपिक हैं वो कवर करेंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस टाइम पे कवर हो जाए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेजर रिवर्स एंड लेक्स, ये हमारा कवर्ड है ऑलरेडी यूट्यूब पे, ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन वैसे तो कवर्ड है, इसको हम एक बार कल पिक कर लेंगे। तो ये टॉपिक तो एक दिन का है, ज्यादा माथापच्ची नहीं है इसमें, इसमें तो सीधा टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट्स को हमें याद करना है, बस वो समझा दूंगा मैं, याद कर लेना। फिर बाद में एनवायरमेंटल इश्यूज है ना, जिसमें डेजर्टिफिकेशन एक दिन का है, डिफोरेस्टेशन डेजर्टिफिकेशन जहां तक है एक दिन में खत्म कर देंगे, आधा घंटे का टॉपिक रह गया। फिर क्लाइमेट चेंज है, इस पे थोड़ा सा हो सकता है हमें थोड़ी कन्वेंशंस के बारे में, इनके बारे में थोड़ा समझना पड़े, तो ऐसे में थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको ऐसे में भी हेल्प मिल जाएगी, फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में थोड़ा ट्रांसलेशन का रहेगा, वो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ज्यादा हॉट बर्निंग टॉपिक है, राइट। तो उस केस में इस टॉपिक को तो हम अच्छे से कवर करें तो आपकी हेल्प बहुत हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग इसी से एसोसिएट होकर आ जाएगा, और ओजोन लेयर डिप्लीशन ये भी मोटा मोटा हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो लमसम ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रीलिम्स का सिलेबस है ना, वो हमारा मैक्सिमम 5 से 6 दिन का है, मतलब 5 से 6 दिन क्या, 5 से 6 घंटे का है। जिस दिन अगर हमने 1.5-2 घंटे क्लास ले लेना एक बार में, तो उसमें आप सब कैलकुलेट कर लो, तो इतने जल्दी हम कवर कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखो टाइम हो रहा है 7:53, और बाकी हम जो क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 8:03 पे हम मिलेंगे एग्जैक्टली। ओके, तो तब तक के लिए आप भी रेस्ट कर लो, ब्रेक ले लो।